तो दोस्तों क्वार्ट्ज घड़ी के मूवमेंट को लेकर एक सवाल आया था, सर क्या क्वार्ट्ज घड़ी के मूवमेंट में भी ज्वेल्स यूज़ होते हैं। ज़्यादातर मॉडर्न क्वार्ट्ज घड़ियों के मूवमेंट में ज्वेल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसके ऊपर आपको जो है नो ज्वेल्स मतलब ज्वेल्स नहीं है ये लिखा हुआ दिखने मिलता है। लेकिन ज्वेल्स वाली भी क्वार्ट्ज मूवमेंट बनती हैं। जैसे कि मैं आपको एक ज्वेल वाली मूवमेंट दिखाता हूँ, इसमें एक ज्वेल यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद मैं आपको ग्रैंड सेको की एक मूवमेंट दिखाता हूँ जिसमें 9 ज्वेल यूज़ हुए हैं, मतलब 9 ज्वेल्स है उसमें। ऐसी ही दूसरी एक मूवमेंट है, उसमें 8 ज्वेल है, फिर 7 ज्वेल है। तो ऐसे ज्वेल्स की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है। देखिए ज्वेल का काम क्या होता है, मूवमेंट के अंदर व्हील्स को बेरिंग के तौर पर वो यूज़ होते हैं, व्हील्स को फ्रिक्शन से बचाते हैं, तो व्हील्स को फ्री घूमने में मदद करते हैं। फिर वो क्वार्ट्ज मूवमेंट हो या मैकेनिकल मूवमेंट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ज़रूरत है फ्रिक्शन से बचाने की तो ज्वेल्स यूज़ होते हैं। मैकेनिकल घड़ियों में कंपलसरी होता है क्योंकि मैकेनिकल घड़ियों में बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं, तो क्वार्ट्ज घड़ियों में इसकी ज़रूरत होगी ऐसा नहीं है। तो दोस्तों विंटेज घड़ियों के वाटर स्टैंड लेवल को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। देखिए अगर सिर्फ वाटर स्टैंड लिखा गया है ना, तो जब वो घड़ी ब्रांड न्यू थी, जब कंपनी से निकली थी, तब वो 15 मीटर या 30 मीटर के आसपास वाटर स्टैंड उसकी लेवल थी। आज 35 साल बाद वो विंटेज घड़ी में कोई भी वाटर स्टैंड लेवल नहीं है। सिर्फ रबर के गैस्केट अगर आप रिप्लेस करा लोगे ना तो घड़ी वाटर स्टैंड नहीं हो जाती है। पुरानी घड़ी है, केस में भी हल्का फुल्का वियर एंड टियर होता है। पानी से दूर रखिए, यही सिंपल नियम है। अक्सर आप देखते हो कि जितने भी विंटेज वॉच के कलेक्टर है वो पानी से दूर ही रखते हैं घड़ी को। बरसात के दिनों में वो घड़ी बिल्कुल भी बाहर नहीं पहनते हैं घर के बाहर। तो ये सिंपल नियम आपको फॉलो करना है। बेसिन में भी हाथ धोने से पहले घड़ी को निकाल के जेब में रखना है, फिर बेसिन में हाथ धोना है। आप ये सिंपल नियम अगर फॉलो करोगे तो आपकी घड़ी हमेशा आपका ईमानदारी से साथ देगी। ध्यान में रखना है, अगर पानी चला जाता है कि इसके अंदर मूवमेंट को पानी लग जाता है, फट से जाइए वॉच मेकर पास जाके मूवमेंट को ड्राई करा लीजिए। कई बार मूवमेंट को डिसमेंटल करना पड़ता है, तो वॉच मेकर पास जाना ज़रूरी है अगर पानी चला जाए तो दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि क्या सर क्वार्ट्ज जो डेडेड घड़ियाँ होती है उनमें भी डेंजर जोन होता है ऑटोमेटिक की तरह। तो भैया हाँ, अगर आपकी घड़ी जो है एनालॉग क्वार्ट्ज घड़ी है, मतलब उसमें कांटे हैं, उसमें डेट की सेपरेट विंडो है, और रात में 12 के आसपास आप डेट को चेंज होते हुए देख रहे हो, तो फिर आप समझ जाइए कि रात के 9 से लेके सुबह के 3 के बीच में आपको चाबी नहीं खींचनी है। उसमें भी सेम ही डेंजर जोन होता है। जिसमें भी मूविंग पार्ट होंगे ना, उन घड़ियों में डेंजर जोन होता है डेट को चेंज करते वक्त। तो इसलिए आपको जो है रात के 9 से लेकर सुबह के 3 के बीच में चाबी नहीं खींचनी है। सेम ही नियम है, बिल्कुल ऑटोमेटिक डेड घड़ी की तरह। तो ये नियम आप ध्यान में रखिए। कैसियो की जो डिजिटल घड़ी आती है ना, जिसमें एक डिजिटल स्क्रीन होती है, उन घड़ियों पे नियम नहीं लागू होता है क्योंकि वो क्वार्ट्ज डिजिटल घड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी एनालॉग घड़ियाँ हैं उनमें डेट को चेंज करने के लिए मूविंग पार्ट होते हैं, वो रात में एंगेज होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू। दोस्तों स्प्रिंग बार के बारे में सवाल जो आता है कि सर इसे कब रिप्लेस कराना पड़ता है, तो नॉर्मल अगर आपके यूज़ है, बहुत रफ़ यूज़ नहीं करते हो, तो 15 साल ये आराम से चल जाता है क्योंकि काफ़ी मज़बूत होते हैं, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इनमें धूल मिट्टी जाके ही ये जाम हो सकते हैं, तो इनका स्प्रिंग एक्शन जो है वो कम हो सकता है, या फिर ये खुलने लगते हैं, मतलब इसका जॉइंट खुलने लगता है, या फिर प्ले जब आ जाता है तब इसे रिप्लेस किया जाता है। तो अगर आप विंटेज घड़ी खरीद रहे हो तो अपने वॉच मेकर से चेक करा लो और रिप्लेस करा लो अगर ज़रूरत लगे तो। अगर सेलर ने आपको नए वाले ही फिट करके दिए हैं तो आपको 15 साल और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ कैसा है इस पर भी डिपेंड होता है। अगर आप बहुत ही ख़राब यूज़ करते हो तो उसमें जल्दी प्ले आ जाता है, फिर उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ये सस्ते भी होते हैं, आराम से मिलते हैं, किसी भी नॉर्मल आपके लोकल जो भी वॉच मेकर होगा वो आपको फिट करके दे देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्ट्ज का सेल जहाँ से आप डलवाते हो ना, उसके बाद जाइए उसे कहिए पट्टे का इसका स्प्रिंग बार मुझे चेंज करा के दे दो। बस सिंपल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों एक भाई ने पूछा था कि क्विक रिलीज जो स्प्रिंग बार होते हैं वो हमारे पारंपरिक विंटेज घड़ी के स्ट्रैप में फ़िट हो सकते हैं या नहीं। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए स्पेशल से अलग स्ट्रैप आते हैं। हमारे पारंपरिक जो स्ट्रैप होते हैं ना, उनमें दो तरफ खाँचे होते हैं ताकि हम लोग जो है स्प्रिंग बार को निकाल सके। ये पारंपरिक स्प्रिंग बार है, हमारे जो स्टैंडर्ड आते हैं वो। और क्विक रिलीज़ वाले जो होते हैं ना, उसमें इस तरीके का एक बटन सिस्टम होता है जिसे मराठी में गोंडा कहते हैं। तो ये जो है ना, इसके लिए अलग से स्ट्रैप आते हैं जिसमें एक साइड में बड़ा वाला खाँचा होता है। तो ये हमारे पारंपरिक जो स्ट्रैप है ना उसमें नहीं फिट हो सकते। उसके लिए आपको स्ट्रैप को अल्टर करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं है। आप स्ट्रैप अल्टर मत कीजिएगा। विंटेज घड़ी के स्ट्रैप में भी अल्ट्रेशन करना जो है वो सही नहीं है, इससे विंटेज वैल्यू स्ट्रैप की ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करो आप मॉडर्न स्ट्रैप लीजिए, उसमें मैग्नेटिक लॉक वाला जो आता है ना वो टालिएगा क्योंकि हमारी घड़ियाँ जो है वो मैग्नेटाइज हो सकती है। नॉर्मल लॉक वाला लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। थैंक यू।
दोस्तों रीप्रिंटेड डायल कब लगाई जाती है? देखिए, अगर कोई लिमिटेड एडिशन घड़ी हो या फिर कोई ऐसी घड़ी हो जिसकी कंपनी बहुत पहले बंद हो चुकी है, अभी उसकी कंपनी जो है पार्ट्स नहीं बनाती है, या फिर वो घड़ियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में अगर वो घड़ी आपके पास है, उसकी डायल ख़राब हो चुकी है, तब ही आपको रीप्रिंटेड डायल यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो है डोनर वॉच में से भी डायल नहीं उपलब्ध करा सकते। हाँ, ऐसा है कि बहुत सारी घड़ियों की डोनर वॉच मिल जाती है, बाहर से भी मंगवाई जा सकती है, तो इसलिए डायल उपलब्ध कराई जा सकती है। एक्सपर्ट वॉच मेकर जो होते हैं ना, उनका काम होता है घड़ी को रिस्टोर करना, तो वो जब रिस्टोरेशन कराते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं, वो कहीं से भी डायल उपलब्ध करा के देंगे। कीमत अलग चीज़ है, लेकिन डायल को उपलब्ध कराना उनको पता होता है कैसे करना है, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई दुर्लभ घड़ी है, बहुत ही रेयर, तो ही आपको डायल में प्रॉब्लम आ जाएगा। आमतौर पर जितनी भी घड़ियाँ संख्या में बनी है ना, उनकी डायल मिल जाती है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू। दोस्तों, ये मेरी HMD की घड़ी है। इसकी जो कांच है वो कुछ ही समय पहले रिप्लेस की गई थी, क्योंकि इसके डायल के ऊपर धूल आ रही थी। अभी फिर से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि डायल पर धूल आ रही है, लेकिन इसका कारण शायद दूसरा ही है। देखिए, मेरी कॉर्ड जो है ना HMD की घड़ियाँ, उनमें सेम प्रॉब्लम था, लेकिन ऊपर की रिंग जो है और जो केस है, इसके बीच में ये गैप बढ़ जाने से बीच में से धूल जो है डायल पे जाती थी, क्योंकि केस 2 हिस्सों में बनी थी मेरी HMD क्वार्ट्ज घड़ी की। तो जब मैंने वॉच मेकर से उस गैप को जो है सीलेंट से सील करा लिया था, तो मेरी ये जो HMD क्वार्ट्ज है उसमें फिर से ये डायल पे धूल आने का प्रॉब्लम नहीं आया। अब मुझे शक है कि शायद इस घड़ी में भी सेम ही प्रॉब्लम होगा। हो सकता है यहाँ गैप में से धूल जो है अंदर जाती होगी माइक्रो लेवल की और डायल पे आती होगी। तो मैं वॉच मेकर से चेक कराने वाला हूँ। अभी मेरे पास फ़िलहाल वॉच मेकर नहीं है HMD का कोई एक्सपर्ट, मैं सिटीज़न का एक एक्सपर्ट है, उससे चेक करा लूँगा। तो आपकी घड़ी में भी ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि ये गैप उसका कारण हो। हमेशा कांच चेंज कराने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू। दोस्तों, मूवमेंट नंबर या कैलिबर नंबर जिसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार जानकारी दी है, लेकिन जो लोग नए आते हैं चैनल पर, वो लोग पुराने वीडियो नहीं देखते, इसलिए उनको जानकारी नहीं मिलती है। तो पुराने वीडियो पहले चेक किया करो, उसके बाद ही आपको जो कमेंट में सवाल पूछना है वो पूछा करो। उससे पहले आप कमेंट में कभी भी सवाल मत पूछा करो, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब बात करते हैं इस नंबर के बारे में। ये जो नंबर होता है, ये मूवमेंट के डिज़ाइन का नंबर होता है, ताकि वॉच मेकर को स्पेयर पार्ट्स मंगवाने में आसानी हो जाए। देखिए, एक डिज़ाइन की जो मूवमेंट होगी उसका जो नंबर होगा, उसी हिसाब से पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं वॉच मेकर को। दूसरे किसी नंबर की मूवमेंट के पार्ट्स अगर वो मंगवा लेगा गलती से, तो वो आपके मूवमेंट में फिट नहीं होने वाले। इसलिए ये नंबर जो होता है स्पेशल ज़रूरी होता है उस घड़ी के मूवमेंट के लिए, ताकि उसके पार्ट्स मंगवाने में बहुत आसानी हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये नंबर दिया जाता है। डिज़ाइन का नंबर है ये वॉच कलेक्टर के लिए किसी काम का नहीं होता है, लेकिन वॉच मेकर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। थैंक यू। दोस्तों, एक भाई ने पूछा था, सर अगर मल्टी फंक्शन घड़ी हम लोग लेते हैं सेकंड हैंड, तो उसके साथ कोई यूज़र मैनुअल या इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह नहीं मिलता है, और उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें डेंजर जोन का परफेक्ट आइडिया नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग जो है डे और डेट को मैनुअली कब सेट करें? देखिए, ऐसी जो घड़ियाँ होती है ना, जिनमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, ऐसे घड़ियों का जो सेफ जोन है वो 6:30 बजे पकड़ा जाता है। सुबह के हो या शाम के हो, मतलब AM हो या PM हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6:30 बजे जो है, अक्सर वॉच मेकर जो है आपको कहता है कि ऐसे समय पे आप चाबी को बाहर खींच के अपने हिसाब से जो भी सेटिंग करना है वो कर सकते हो। तो ये जो है ना, जब आपको पता नहीं होगा कि मल्टी फंक्शन घड़ी में किस समय पे डेंजर जोन शुरू होता है, ख़त्म होता है, तो 6:30 का समय जो है परफेक्ट माना जाता है, वो सेफ़ जोन माना जाता है। हाँ, अगर किसी से गलती से कांटे आगे पीछे हो गए होंगे तो बात और है। तो आप वॉच मेकर से ज़रूर पूछ के अपने हिसाब से जो है सेटिंग वगैरह किया करो। थैंक यू। दोस्तों, R61 मूवमेंट को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो उसे R31 समझ लेते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना के दिखाऊं। कई बार क्या होता है, डायल के ऊपर जानकारी होती है, कई बार नहीं होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो, इस गैप में लिखा हुआ दिख रहा है जापान M R61। ऐसे ही पीछे का केस कोड जो होता है ना, वो ज़रूर पढ़ा करें। 061481 जो है, उसमें 61 जो है मूवमेंट को लेकर है। 61 जब भी लिखा होगा तो वो 61 वाली मूवमेंट ही होगी। तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर होना ज़रूरी है। पीछे से ढक्कन खोल के मूवमेंट सारी सेम ही दिखेगी, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। कुछ लोग इसे R31 समझ लेंगे, लेकिन ये 61 ही है। वॉच मेकर से पूछ के आप कंफर्म कीजिएगा, अगर आपके दिमाग में कोई भी शंका होगी तो। रिको के एक्सपर्ट वॉच मेकर मिल जाते हैं, जैसे एक पुराना मॉडल है, यहाँ भी आप देख सकते हो, इसमें भी जो है R61 मूवमेंट ही है। 61 आप पहले नंबर पढ़ सकते हो, 2 आंकड़े। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, ये एक ही फैमिली की मूवमेंट होने की वजह से कुछ लोगों को पीछे से देख के कन्फ्यूजन हो जाता है। थोड़ा सा क्लियर कर दिया। थैंक यू। दोस्तों, रिको की घड़ियों के बारे में एक खासियत आपको दिखाता हूँ। इसकी जो मूवमेंट होती है ना, R61 बटन वाली जो मूवमेंट है,
उसके बारे में आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। इसका पैलेट फ़ोर्क देखिए आप, इसका पैलेट फ़ोर्क जो है ना दूसरी किसी भी मूवमेंट से अलग होता है। ये जो रिको की डिज़ाइन है ना पैलेट फ़ोर्क की, ये बिल्कुल अलग ही है। ऐसा आपको देखने नहीं मिलता है। जो नॉर्मल पैलेट फ़ोर्क होता है नॉर्मल घड़ियों में, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ तस्वीर में। आप देखिए ये कैसा होता है। और इसीलिए आपको जो है वॉचमेकर अक्सर रिको की तारीफ़ करते हुए दिखते हैं कि उनकी डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग है। पूरी तरह से मतलब वो हेवी ड्यूटी मूवमेंट होती है। बस आर्द्रता से उन्हें बचाना पड़ता है क्योंकि रस्ट का प्रॉब्लम है, खासकर 50 साल से पुरानी मूवमेंट जो होती है उसमें। और मैं कई सालों से रिको यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, ये मोर डोनर मूवमेंट है ये। तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना लूँ और इसकी खासियत आप लोगों को दिखा दूँ, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है। थैंक यू। दोस्तों पिछली बार रिको की आपको मूवमेंट जब दिखाई मैंने, R61 जो मूवमेंट है उसका पैलेट फ़ोर्क आपको दिखाया। ये पैटर्न डिज़ाइन है रिको का। आप एस्केप व्हील आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ आप देख सकते हो बैलेंस के पीछे छोटा सा एस्केप व्हील जो है चलते हुए दिख रहा है। ये एक डोनर मूवमेंट है इसलिए इसका एम्पलीट्यूड कम है, फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरे एंगल से आप देख लीजिए, आप अपनी मूवमेंट में चेक कर सकते हो। दूसरा, इनमें सब कुछ मेटल का होता है। ये पूरा कैलेंडर मैकेनिज़्म आप देख लीजिए। रात में जो डेट वगैरह चेंज होता है ना, ये व्हील जो है ये सब कुछ आपको मेटल के दिख रहे हैं। जबकि दूसरी बड़े बड़े ब्रांड की कुछ घड़ियों में ये प्लास्टिक के होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको सेइको का दिखाता हूँ। ये सेइको की एक मूवमेंट आप देख लीजिए। इसमें जो है यही पूरा व्हील, ये पूरा मैकेनिज़्म प्लास्टिक का है। तो इसलिए आपको अक्सर जो है रिको के वॉच मेकर रिको की तारीफ़ करते हुए देखते हैं। वो जो कहते हैं ना हेवी ड्यूटी मूवमेंट है, आप बिंदास यूज़ करो, यही कारण है। तो दोस्तों एक भाई ने कांटेक्ट किया था, सर मैंने आपका वीडियो देखा है घड़ी को रेगुलेट कैसे करें, ये मैंने आपके शॉर्ट्स भी देखे हैं जहाँ आपने रेगुलेटर के सेंसिटिविटी के बारे में बात की है, तो किस मूवमेंट पे प्रैक्टिस करना जो है वो सही होगा। मैं अभी सीखना चाहता हूँ ये। देखिए आप जो है स्क्रैप घड़ियों पे पहले काम करके देखिए, या डोनर वॉचेस जो होती है, डोनर मूवमेंट होती है, उसके ऊपर आप काम करके देखिए, उन्हें रेगुलेट करना सीखिए। फिर आप जो है HMT या सिटीज़न पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके मूवमेंट के रेगुलेटर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं, ये ओवर सेंसिटिव नहीं होते हैं। या फिर रिको की जो ऑटोमेटिक घड़ी है, R61 मूवमेंट जो होती है बटन वाली, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी काफ़ी कंट्रोल में होती है। आपको प्रैक्टिस कर करके अंदाज़ा आ जाएगा कि 15 सेकंड अगर फास्ट है तो कितना रेगुलेट करना चाहिए, 30 सेकंड अगर स्लो है तो कितना रेगुलेट करना चाहिए, 1 मिनट कितना रेगुलेट करना चाहिए, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, आपको घड़ी अपने आप ही ये सिखा देगी। तो HMT, सिटीज़न या रिको की जो मूवमेंट होती है ऑटोमेटिक की, वो अच्छी है प्रैक्टिस के लिए।